हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे चैनल में सिंपल लर्निंग टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल। उसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 जो बाकी के मॉडल्स है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे मिस्टेक्स आपको दिखेंगे। तो प्लीज अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स है तो प्लीज कमेंट्स में मत लिखिए, क्योंकि मुझे पता है कि है, लेकिन अगर वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग बन रहा है तो आप प्लीज वो मुझे कमेंट सेशन में बताइए ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो फिर विदाउट मच फर्दर एडू चलते हैं आज की वीडियो में। तो आज जैसे मैंने बताया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब उसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एचआरएम मॉडल्स जो है वेरियस, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन इंक्लूड किया है जो कि फ्लिपो ने दिया है, जिसमें ये बताया है, मैं जस्ट पढ़ती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance, and separation of human resources to the end that organizational and social objectives are achieved or accomplished. ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछोगे, ये जरूरी नहीं है कि फ्लिपो का ही आपको रटना है, कोई और अच्छे से डेफिनेशन आपको मिल जाता है तो आप वो भी रट सकते हैं। तो अभी मैंने वीडियो के पर्पस के लिए ये फ्लिपो का डेफिनेशन यूज किया है। तो इसमें क्या बताते हैं, पहले आप जब भी डेफिनेशन देखते हैं सिर्फ आप उसको रट लीजिए, लेकिन आप उसको मतलब भी समझिए। कैसे समझ सकते हैं, आप उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में क्या बताते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं, बेसिकली वो लोग करते हैं, योजना करते हैं, ठीक है, और आयोजन करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो किस चीज का वो नियंत्रण करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट यहाँ पे यही दिया, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट क्या है, ठीक है, इस प्रोक्योरमेंट का नियंत्रण वो क्यों करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट का बेसिक मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का डिमांड एंड सप्लाई क्या है। एम्प्लॉइज, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लोग नहीं है जो टैली जानते हैं, या कम लोग हैं वर्कलोड के हिसाब से, तो वहां पे एक डिमांड बन गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पता लगाते हैं, एसेस करते हैं कि वहां पे एक डिमांड है, वहां पे लोगों की कमी है जिससे वर्कलोड बढ़ रहा है। तो वो लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। कैसे सप्लाई करते हैं, वो लोग रिक्रूट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाहर से लोग रिक्रूट करेंगे या किसी और डिपार्टमेंट से लोगों को ट्रांसफर करेंगे। ताकि ये सब क्यों करते हैं वो लोग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ इनका काम यहाँ तक नहीं रहता है कि रिक्रूट कर दिया, हाँ भाई हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उन लोगों को, एम्प्लॉयज को भी डेवलप करना है। कैसे डेवलप करते हैं वो लोग, अपना करियर डेवलपमेंट के बारे में एक अच्छा सा प्लान बताते हैं कि देखिए अब आप इस पोजीशन पे हैं, आप वहाँ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ये प्रमोशंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये ट्रेनिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, ये सारे पोस्ट आपको मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। तो इस तरह आप उन एम्प्लॉयज को डेवलप करेंगे। उसके बाद फिर और क्या करना है आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है अच्छे से कॉम्पनसेशन पैकेजेस देना। देखिए आजकल लोग स्टार्टअप में भी जाने के लिए तैयार हैं अगर उनको लगता है कि वहाँ उनकी काम की वैल्यू होती है। इवन बड़े बड़े पोस्ट में जो रह चुके हैं वो लोग भी। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है, आपको उनको अपने कंपनी में रिटेन करना है, रखना है। तो उसके लिए आपको अच्छे से कॉम्पनसेशन पैकेजेस, जो कि सिर्फ इसका मतलब नहीं कि आपने 3 लाख या 4 लाख सैलरी एक महीने में दे दी, आपको उसके साथ उन लोगों को एडिशनल बेनिफिट्स भी देना पड़ेगा। इंश्योरेंस हो गया या कुछ और, वेकेशन दे दिया, अच्छे से फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ दे दिए। ठीक है, इस तरह पूरा कॉम्पनसेशन पैकेज उनको देना है, एम्प्लॉयज को देना है। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस और सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड।
देखिए, सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि जब आजकल बहुत सारी कंपनीज में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा ये जैसे ही ये कोरोना का ये टाइम हुआ उसके बाद यूएस में बहुत सारे एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दिए थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था उनका। फिर उन लोगों को बोला गया कि आप लोग वापस आके काम काम पे लग जाओ। तो बहुत सारे लोग मतलब वो जॉब छोड़ दिए और छोटे छोटे काम करने लगे, जिसमें उनको घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिले। तो इस तरह बहुत सारे रीजंस होंगे कि लोग कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है, उसके लिए जब आप एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन देते हैं तो आप एक एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या रीजन है और क्यों वो व्यक्ति यहाँ से रिजाइन कर रहे हैं। और अगर हो सकता है तो वो उन चीजों पे काम करे जो उस एम्प्लॉयज ने बताया है कि हम लोग यहाँ से इसलिए जा रहे हैं, ताकि आप जो बाकी के जो टैलेंट्स है, जो रिसोर्सेस है उस कंपनी के, उनको रिटेन कर सके। ठीक है, और क्यों रिटेन करना है, क्यों हमें ये एम्प्लॉयज को हायर करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का गोल्स और जो उनको ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव करें। ठीक है, तो ये था बेसिक एचआर का डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एचआरएम ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए यहाँ पे पहला दिया है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब यह है कि जो सोसाइटल मतलब जिस जगह में, मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है या किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कंपनी है, तो उस कंपनी में जो सोसाइटी, जो एरिया है या जो सिचुएशन, जो वहाँ के सराउंडिंग्स है, वहाँ पे उस कंपनी, उस कॉर्पोरेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ के पहले लोकल्स को हायर करें, फिर आप बाहर के लोगों को लाए। इस तरह कुछ सोशल, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो टाटा कंपनी जो है बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं कॉलेजेस में, ताकि वहाँ पे जो व्यक्ति फिनेंशियली मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं है तो वो भी पढ़ के आगे निकले, इस तरह स्कॉलरशिप्स देते हैं। फिर आईटीसी कंपनी ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एक शुरू किया है ई चॉपर, बहुत पहले शुरू किया था ई चॉपर, जिसमें फार्मर्स को, वो एक एग्रो इनिशिएटिव है जिसमें जो किसान लोग हैं वो लोग जान सकते हैं कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है खेती में, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या दूसरे तरीके जिससे वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करें। तो फार्मिंग टेक्निक्स, लेटेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स क्या है, लेटेस्ट फार्मिंग का जो मशीनरी है, जो ट्रैक्टर वगैरह जो भी है, वो लेटेस्ट क्या है, उनको पूरा अपडेट देते रहते हैं कि वो कहाँ से अपना सीड्स लेके आए। तो इस तरह पूरा उनको इंफॉर्मेशन दिया जाता है उस ई चौपाल के साइट पे। तो ये सब कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स है जो कि सोसाइटी की तरह, जो समाज की तरह उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अब एचआर मतलब ये नहीं कि एचआर एक अलग सा एंटिटी है कंपनी से और बाकी कंपनी या डिपार्टमेंट से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एचआर का बेसिक काम ही आप लोग ऐसे लोगों को हायर करो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को समझे, गोल्स को समझे और उस पर अपना जी जान लगाकर काम करें। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एचआर का काम ये है कि आप सही लोगों को सही वक्त पे सही जगह हायर करो, राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये सब बहुत बेसिक चीज है तो इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप लोग इतने मुझे यकीन है कि इतने छोटे भी नहीं है कि आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग समझ में नहीं आएगा। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, देखिए फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इट मस्ट बी टेलर टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन इट सर्व्स। जैसे इसका ये मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, उसको पूरा अचीव करने के लिए आप लोगों को हायर करें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। मान लीजिए आप लोग रिक्रूट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट कर रहे हैं और वहां पे 2 लोग हैं, एक जो और कंपनी में एक वैकेंसी है। सबसे पहले तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या मांग है, क्या डिमांड है। ठीक है, उसके लिए एचआर को पूरा अच्छे से एक जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा
और उसके अकॉर्डिंग आप रिक्रूट करेंगे। तो मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है एक कंपनी में, और आपके पास 2 कैंडिडेट्स हैं फाइनल जो सेलेक्ट हुए हैं। एक है मैकेनिकल इंजीनियर, उनका उस आदमी का ग्रेड्स बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच है, टॉप कंपनी, टॉप एक कॉलेज से है, और थोड़ा उनका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा है, मतलब आप ग्रूमिंग वगैरह सब बहुत बहुत 10 आउट ऑफ 10 है। दूसरा एक कैंडिडेट है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उनका मतलब उन मार्क्स वो भी अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनके, वो भी टॉप कैटेगरी कॉलेज से है, और सिर्फ उनका एक ही प्रॉब्लम, और उनका पर्सनालिटी ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है, बट पर्सनालिटी अच्छा है। सिर्फ उनका एक ड्रॉबैक है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पुअर है, ठीक है। लेकिन तो आप किसको हायर करेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज को ये डिसाइड करना होता है कि आप किसको हायर करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और पोस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, और इनको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स इनका पुअर है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही हायर कर लीजिए, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज है। और बाद में आप छोटा मोटा जो ये पर्सनालिटी ट्रेनिंग्स और इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देख के आप उनको पूरा इम्प्रूव कर सकते हो। और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ऑब्वियसली वो अपना काम तो पसंद करते होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में उनको ज्यादा एफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं, पहले तो आपको उनको उस सब्जेक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर बाद में उनको समझाना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से कैसे मिलता है, तो इस तरह। और ये भी आपको पता नहीं है कि क्या वो इस पोस्ट में, मतलब इस सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टडीज, ग्रुप स्टडीज से है, ब्रांच ऑफ स्टडीज से है, ठीक है। तो इस तरह आप जब हायर करेंगे तो इस तरह के लोगों को हायर करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज है या वहां का जो ऑब्जेक्टिव है उससे मिलता जुलता, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अब देखिए, असिस्ट एम्प्लॉयज इन अचीव देयर पर्सनल गोल्स। अब अभी तक मैंने ये बोला था कि जो हायर करेंगे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करना है। लेकिन जब आप हायर करेंगे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज की जो पर्सनल गोल्स है उसको भी अचीव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को ये गोल होगा कि मैं बहुत ही जल्दी अच्छे से एक करियर पोस्ट में आ जाऊं, मतलब करियर डेवलपमेंट होके मुझे इस पोस्ट में आना है। किसी को होगा कि मुझे ये सैलरी चाहिए, किसी को होगा कि मुझे मेरी जो वैल्यूज है मुझे रेस्पेक्ट करें लोग। तो हर किसी इंडिविजुअल का हर किसी मतलब अलग अलग गोल्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मतलब वो गोल्स को अचीव करने में भी एम्प्लॉयज को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हेल्प करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तब जाके वो लोग एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और रिजाइन करते हैं। तो इससे अच्छा है आप उनके जो नीड्स है उसको भी कैटर कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस में क्या है, जैसे इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जैसे ये सब सारे रिपीटेड पॉइंट्स है। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में वो इम्पोर्टेंट है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल लेवल में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। ये सब अभी जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था उसका ही रिपीटेटिव है, लेकिन जब आप एग्जाम में आएंगे तो पूरा इसको डिटेल में लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया था कि इंडिया में कौन से कंपनीज है, बेस्ट कंपनीज है जिसमें आप लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2022 के डेटा के बेसिस पे है। लिंक्डइन ने जो सर्वे किया था, एक तो है TCS, एक्सेंचर, कॉग्निसेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, IBM, HCL, L&T, डिलॉयट। तो ये सब बेस्ट कंपनीज है। अब ये सब क्यों बेस्ट कंपनीज है कि काम करने के लिए, ऑब्वियसली उसका कुछ रीजन होगा। शायद ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने एक अच्छा सा HRM मॉडल, HRM स्ट्रैटेजी फॉलो की, जिसकी वजह से ये टॉप बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन इंडिया बन गए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पता करते हैं कि क्या क्या वेरियस HRM मॉडल्स है। तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें सबसे पहले बहुत सारे मॉडल्स है, फॉर्मब्रन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, गेस्ट मॉडल, वॉरविक मॉडल, उलरिच मॉडल।
तो इसके बारे में सब हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मब्रन मॉडल ऑफ एचआरएम। ये जो फॉर्मब्रन मॉडल ऑफ एचआरएम है ये बहुत ही पुराना मॉडल है, तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मतलब ये पूरा, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा कंप्लीटेड है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। देखिए, आप जब ये देखोगे तभी पता चलेगा कि ये बहुत ही बेसिक और सिंपल है। इनका फंडा है कि आप लोग बोल रहे मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो लोगों को एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जाता है उनका डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनका करियर प्रोग्रेस मॉनिटर करिए, उनका करियर डेवलपमेंट के बारे में जो भी करना है वो सब करिए, प्रमोशन दीजिए या जॉब एनरिचमेंट एनलार्जमेंट, सब कुछ जो भी अवेलेबल है सब कुछ आपको देना है। उसके बाद उसके बेसिस पे जिस तरह वो लोग परफॉर्मेंस करते हैं उसके बेसिस पे उनको रिव्यू कीजिए और फिर उनको रिवॉर्ड्स दीजिए। इन ये सब करने से ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मतलब जो गोल्स पाने के लिए है, वो अचीव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मॉडल बहुत बेसिक और बहुत पुराना, इसमें बाकी किसी और चीज का कोई मतलब फैक्टर ही नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ 4 फैक्टर लिया है: सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्राइजल, रिवॉर्ड्स। बस ये सब कंबाइन करके आप अच्छे तरीके से करोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अचीव हो जाएगा। तो इस मॉडल का ये मतलब है। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया, जैसे ये कोरोना हो गया, ठीक है, या कुछ और बुरा हादसा हुआ, तो रिसेशन हो गया, तो आप क्या करोगे? इस तरह की सिचुएशन में कैसे आप डील करोगे, वो भी तो आपको देखना है ना। तो इसलिए आगे आगे मॉडल्स में ये सब थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, हार्वर्ड मॉडल या बाकी जो भी मॉडल है हम लोग उसमें पूरा पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन जिन को मतलब इस वीडियो से हेल्पफुल होगा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वो आपको और वीडियोस देखना है तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।